जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जैसे कि आपका वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर हुआ है 2 दिन पहले। अब हम इस पेपर को ना एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का ये मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे बताने हैं। अगर मुझे सिर्फ आंसर्स ही बताने हो तो वो तो आंसर की आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से देख के कर सकते हो। आज हम देखेंगे कि कैसे आपके क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस के आंसर्स तो देखेंगे, प्लस एडिशनली जो उसके रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है वो देखेंगे, और कौन कौन से आपको यहाँ से आपको एनालाइज करके ये समझना है कि किन किन टॉपिक्स को अब आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको एग्जाम में जाने से पहले उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है जो भी 2026 के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये सिलसिला इस तरह से रहेगा, जैसे आज जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, आई थिंक 20 क्वेश्चन है, उनको आज हम कवर करेंगे। उसके बाद रात को ये तो अभी दिन को सेशन आ रहा है, आई विल ट्राई कि रात को ही एक सेशन आए जिसमें हम रीजनिंग और मैथ 50% जो है वो कवर कर लें। फिर कल का दिन भी हम मैथ्स और कंप्यूटर कंप्यूटर में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आए, वो तो आराम से हो जाएगा। फिर इंग्लिश के पोर्शन को भी डिस्कस करके इस पेपर को पूरा एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर एग्जाम्स में। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी लेके हम चीजों को कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन जीके पोर्शन का आया था, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहता है हु हैज रिसीव्ड द 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ आपको अगर आता है तो ही मार्क करना, अदरवाइज मार्क करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला है श्री श्री रविशंकर जी को। ठीक है, अब यहां से करंट अफेयर्स में क्या सीखने को मिलता है कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो 2026 में जो पेपर आ रहे हैं उसमें वन लाइनर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। वन लाइनर तरह के करंट अफेयर्स कहाँ पर आते हैं? एसएससी के एग्जाम। तो जो भी एसएससी के एग्जाम्स में पढ़ा रहे हो वहां से आप देख सकते हो, या उनकी कोई मैगजीन आपको मिल जाए, वहां से वन लाइनर प्रिपेयर कर लेना फॉर योर एग्जाम। इसके लिए बेस्ट है कि मैंने आज से 3 दिन पहले करंट अफेयर का मैराथन सेशन डाला है। वैसा ही मैराथन सेशन 1-2 ओवर में फ्रेम कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले, तो उनको जरूर देख लें। वो पूरे वन लाइनर के फॉर्म में ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ। ठीक है, इसको वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये था, कोदे कलान जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, केरला में, या तमिलनाडु में? ठीक है, तो इसका भी अगर आपको डायरेक्टली आंसर, क्योंकि देखो अगर तो बाकी स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट होती, एक ही सदर्न होती, तो फिर हम सदर्न लगाए, कोदे कलन थोड़ा वर्ड वैसा है। बट ये सारी ही स्टेट जो है वो सदर्न स्टेट है, तो इसका आंसर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। कोदेकलन सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? तमिलनाडु। अब देखो ये ऑब्जर्वेटरी तो 1899 पे बनी थी। कब बनी थी? 1899 में। ठीक है, इसको बेसिकली इसका पूरा देखने का काम है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो देखता है। ठीक है, इस सोलर कोई भी सोलर ऑब्जर्वेटरी हो, उसका मतलब होता है कि उसकी हेल्प से हम सोलर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसका हमारे क्लाइमेट पे सोलर एक्टिव, जैसे सोलर फ्लेयर्स आते हैं, सोलर वेव्स आती हैं, उनका हमारे अर्थ के क्लाइमेट पे या स्पेस के वेदर में क्या फर्क पड़ता है, ये काम है बेसिकली इस कोदे कलान सोलर ऑब्जर्वेटरी का। अब क्वेश्चन अराइजेस कि अगर 1899 में ये ऑब्जर्वेटरी बनी तो इस साल इसका क्वेश्चन डालने का क्या रीजन बनता है? इसलिए रीजन बनता है क्योंकि देखो 1899 में ये बनी, तो 2024 में इसको 125 साल जो है कंप्लीट हो गए। कितने? 125 ईयर्स। ठीक है, इसीलिए यहां से क्वेश्चन बना है। तो आपको थोड़ा दिमाग में ये भी लेके देखो, जब भी हम करंट प्रिपेयर करते हैं इसी तरह से करें। मान लो किसी की 100th एनिवर्सरी हो, जैसे आप अपनी 50वीं एनिवर्सरी हो, या 25th बर्थडे हो, या 50th बर्थडे हो, ये वो सेलिब्रेशन होती है ना, जैसे वैसे ही जब किसी चीज की एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी किसी इंस्टीट्यूट के बने हुए, या 125, ठीक है, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करोगे। दिस इज क्लियर। देखो आराम से समझते चलेंगे कैसे कैसे किस टॉपिक में क्या क्या आपने करना है, अब किन टॉपिक्स में आपने फोकस करना है। करंट अफेयर में हमने देखा कि आपने वन लाइनर्स पे फोकस करना है, एग्जाम ओरिएंटेड। और दूसरा, आपने अगर किसी की 100th एनिवर्सरी ये वो हो रहा है तो वो आपने देखना है, बाकी वो भी वन लाइनर में ही आ जाता है, तो उसको मतलब वन लाइनर आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे। और इसका मैंने आपको सोर्स भी बता दिया, आप कोई भी मैगजीन जो है एसएससी वगैरह की उठा लो, प्लस या कोई पढ़ा रहा हो, और साथ में मैंने जो करंट अफेयर्स का 2 दिन पहले सेशन डाला है उसको भी देख लो, साथ में आने वाले दिनों में भी सेशन आ जाएंगे, सब यूट्यूब में अवेलेबल है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज लोकेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है उसके अकॉर्डिंगली करना है। देखो मैंने आपको 2 सेशन लाए थे, एक था पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया, एक है फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया। जिसने भी वो 2 सेशन देखे होंगे उनके लिए ये 2 क्वेश्चन जो सामने दिख रहे हैं ना, ये मतलब बच्चों वाला खेल था। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली इंडिया की लोकेशन, फिर अच्छे से इसको कवर करते चलेंगे। देखो कुछ नहीं है, ये हमारा, अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरा हमारा ग्लोब है, हमारी पूरी ग्लोब है। ठीक है, तो उसमें ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसके ऊपर पड़ता है नॉर्थ एरिया, इसके नीचे पड़ता है साउथ एरिया। ठीक है, और यहाँ पे बीच में आ जाता है 90 डिग्री, और उसके इधर आ जाता है ईस्टर्न एरिया, इधर आ जाता है वेस्टर्न एरिया। ठीक है, अब हमारा इंडिया कहाँ पे है?
हमारा इंडिया 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा अंडमान एंड निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है ना, वो कितने पे है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे, ठीक है। और हमारा इंडिया कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। और हमारी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कितनी है? ईस्ट वेस्ट हम कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पर खत्म होते हैं? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होते हैं और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हम फैले हुए हैं, ठीक है। तो इतनी हमारी डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो अब ये सारी डायमेंशन नॉर्थ में पड़ रही है और ईस्ट में पड़ती है। इसका मतलब है इंडिया जो है वो कहाँ पर पड़ता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पर पड़ता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और यही क्वेश्चन आपको पूछा था। अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे, ये देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं? इंडिया लाइज इंटायरली इन द ट्रॉपिकल जोन। हम क्या सिर्फ ट्रॉपिकल जोन में पड़ते हैं? नहीं, हम ट्रॉपिकल जोन से बाहर भी हैं, ठीक है। और इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नहीं, हम नॉर्दर्न वेस्टर्न में थोड़ी पड़ते हैं। इंडिया लाइज इंटायरली इन द टेम्परेट जोन, ये भी नहीं है। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारा कुछ, हम जो है इंडिया का पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, क्योंकि 6 डिग्री 4 मिनट से इंडिया स्टार्ट हो जाता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक चलता है। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन हमारी जो है वो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक है ईस्ट में। तो इसीलिए हम जो है इंडिया जो है पूरा नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। एक दो चीजें आपको और बता देता हूँ जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिया की, ठीक है, इंडिया हमारा प्यारा भारत, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हमारा प्यारा भारत की अगर मैं बात करूं, इसमें देखो ये जो मेन लैंड है, ये हमारा मेन लैंड है ना, ये मेन लैंड यहाँ से स्टार्ट होता है। इसकी डायमेंशन पहले आपको सबसे पता होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है हमारा मेन लैंड इंडिया। और ये कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। और वेस्ट में हमारा जो है वह 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री, सॉरी, कितना है वेस्ट की बात करें ना, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। बट अगर मैं अंडमान एंड निकोबार को भी इंक्लूड कर दूं तो सबसे नीचे हमारा पॉइंट 6 डिग्री पे नीचे, सबसे नीचे हमारा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में पड़ता है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। ये इंडिया की एक्सटेंशन है, ठीक है। अब एग्जाम में इनके नाम पूछते हैं। जैसे सबसे वेस्टर्न जो हमारा पॉइंट है दैट इज गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है सर? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। सबसे हमारा जो ईस्टर्न वाला पॉइंट है वो है किबीथू। क्या नाम है इसका? किबीथू। वो कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है हमारा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल लद्दाख वाले एरिया में। बट इंदिरा कोल जो कौन सी रेंज में पड़ता है ये आपको क्वेश्चन पूछता है, तो काराकोरम रेंज में, ठीक है। सबसे नीचे वाला हमारा मेनलैंड का पॉइंट है दैट इज केप कैमोरिन। भी बोल दो, केप कैमोरिन बोल सकते हो आप इसको। बट आपको एग्जाम में केप कैमोरिन के बजाय ये जो है कन्याकुमारी देगा, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी कौन सी स्टेट में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन में। 6 डिग्री 4 मिनट जो हमारा सबसे नीचे पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये अब समझ हो गया। और ये कहाँ पर है? ये ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहां पर है। दिस इज क्लियर। तो ये तो आपको एग्जैक्टली ये चीजें याद रखनी है, इसमें तो कुछ भूलने वाला नहीं है। ये तो हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, ऐसे ही जम्मू कश्मीर के भी पढ़ेंगे, आराम से पढ़ें, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द इंडियन स्टेट? भाई चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है? अभी भी ये गलत किया हो तो फिर मैं क्या बोलूं? टॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू विच स्टेट? इन स्टेट, इनमें से कौन सी स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है? ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड। इनमें से मणिपुर से क्रॉस नहीं होता है, ठीक है, मणिपुर से क्रॉस नहीं होता है। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ किस किस से क्रॉस हो, यहीं पर इसी मैप में बना देते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से हमारा पास होता है। इंडिया का मैप तो बनाए, टॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे। ये हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या है? बेसिकली 23.5 डिग्री जो हमारा लेटीट्यूड है ना, इसको हम बोलते हैं बेसिकली टॉपिक ऑफ कैंसर। ये किस किस से पास होता है? तो टॉपिक ऑफ कैंसर हमारा सबसे पहले पास होता है गुजरात से। गुजरात के बाद ये जाता है राजस्थान में। कहाँ जाता है? राजस्थान में। फिर हमारा आगे मध्य प्रदेश में जाता है। फिर हमारा छत्तीसगढ़ में जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद ये जाता है आगे झारखंड में। कहाँ पर जाता है? झारखंड में। झारखंड, झारखंड के बाद ये आगे जाता है, झारखंड के बाद ये आगे जाएगा वेस्ट बंगाल में। किस में जाएगा? वेस्ट बंगाल। पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और आगे त्रिपुरा और मिजोरम में। कहां पर? त्रिपुरा एंड मिजोरम में, ठीक है। तो ये ऐसे जाता है, एक बार मैप में भी देख लो। ये आपका गुजरात है, गुजरात में जाएगा, राजस्थान को भी टच करेगा, मध्य प्रदेश में जाएगा, छत्तीसगढ़ में जाएगा, झारखंड में जाएगा, वेस्ट बंगाल है यहाँ पर, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना अबाउट द टॉपिक ऑफ कैंसर। फिर हमारा यहाँ से एक और चीज आती है दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन।
जिससे इंडिया में टाइम पता चलता है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन किस किस से पास होता है, तो यही उत्तर प्रदेश से पास होता है, फिर मध्य प्रदेश से पास होता है, फिर छत्तीसगढ़ से पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास होता है, फिर ओडिशा से पास होता है, ओडिशा से पास होता है, और उसके बाद जो है ये आंध्र प्रदेश में जाता है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये इन 5 स्टेटों में जाता है। अब यहाँ से भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पास होता है, तो वो भी आप देख, जैसे देखो मध्य प्रदेश दोनों में आ रहा है, तो मध्य प्रदेश से दोनों में आ रहा है, उसमें टॉपिक ऑफ कैंसर भी जा रहा है वहां पर। छत्तीसगढ़ दोनों में आ रहा है, छत्तीसगढ़ दोनों में आ रहा है, तो ये भी देख लो, या ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है। तो यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, इन सबसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया होगा तो तुम सबने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन अपने हो गया, और ऐसे क्वेश्चन अगर गलत हो रहे फिर पेपर नहीं निकलता भाई, सीधी बात। और सीधी बात, नो बकवास। अगर आपका ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में गलत हो रहे जिन पे इम्फेसाइज कर करके चीजें मैंने बोली हैं, तो फिर वो पेपर नहीं निकलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, जो मैराथन सेशन पिछले 10-15 दिन में मैंने मेहनत करके लाया ना, उनको देख लो, उनकी रेलिवेंस आप। कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, जब मैं इसका पहली एनालिसिस लाई थी थोड़ी सी, मतलब जैसे बताया था क्या क्या मैं बोलते, कंप्यूटर वाज इजी, जीके वाज डिफिकल्ट। अभी आपको जब मैं समझाऊंगा ना, एक एक चीज रिलेट करके बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से आप इन चीजों को पढ़ सकते हो और कहाँ कहाँ मैंने इनकी रेलिवेंस बोली थी, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू वर्क्स ऑफ कालिदास। देखो, आप जिसने कल्चरल हेरिटेज पढ़ा है इंडिया का और उसने ये नहीं पढ़ा कि इंपॉर्टेंट एंशियंट बुक्स कौन सी है, तो वो गड़बड़ है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया पे जो भी मैंने वीडियोस डाले, उसमें मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके ऑथर्स के नाम आपको बताए, और ये तो कालिदास की बुक्स है। कालिदास मतलब सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है राइटिंग्स में, ठीक है। तो आपको ये सबसे अच्छे से पढ़ के जानी थी। तो इनमें से कालिदास की कौन सी बुक, देखो कालिदास की इसमें से जो बुक है, एक तो मेघदूत कालिदास की बुक है, और मालविका अग्निमित्रा कालिदास की बुक है, ठीक है। कालिदास की बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत है। सिर्फ कालिदास की दो बुक्स नहीं, इसकी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे एक दो नाम और लिख लेता हूँ यहाँ पे। कालिदास की बुक अच्छे से पढ़ लेना, बाकी भी हम देख लेंगे। जैसे ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है अभी, जना शकुंतलम, ठीक है, शकुंतलम, ठीक है। ये पूछे किसकी बुक है, तो ये भी किसकी है, कालिदास की बुक है, ठीक है। रघुवंशा, रघुवंशा, रघुवंशा जो है वो भी किसकी बुक है, वो भी कालिदास की बुक है। फिर उसके बाद ऋतु संहारा, ऋतु संहारा, देखो कालिदास की बहुत सी बुक्स है, बट हमने वो देखनी है जो एग्जाम में पूछती है, ये भी कालिदास ने लिखी हुई है। उसके बाद कुमार संभवा, इंपॉर्टेंट, कुमार संभवा, संभवा, ये भी किसकी है, ये भी कालिदास की है। और एक और लिख लेता हूँ, बाकी अब हम देखेंगे ऊपर और भी जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स है उनकी देख लेंगे। विक्रम उर्वश्यम, ठीक है, उर्वश्यम, ये भी किसकी है, कालिदास। तो कालिदास की ये तो बुक्स आप अच्छे से पढ़ लो। कौन सी? फर्स्ट वन इज मेघदूत, मालविका अग्निमित्र, फिर विक्रम उर्वशियन, फिर अभिजना शकुंतलम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रघुवंशा, ऋतु संहारा, और कुमार संभवा, दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ कालिदास। बट आपको जस्ट कालिदास की बुक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ कालिदास की बुक पढ़ के ना काम नहीं बनेगा, आपको ना और भी इंपॉर्टेंट बुक्स अपने एग्जाम के लिए देखनी है, ठीक है, जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अब हम थोड़ा टाइम लगा के जो जो इंपॉर्टेंट एंशियंट बुक्स है ना, थोड़ा 5 मिनट लग जाएंगे, बट यहाँ पर कंसंट्रेशन से पढ़ना, क्योंकि अगर सिर्फ आपको ये क्वेश्चन में आंसर की देखनी होती तो फिर आप यहाँ क्यों आते? देखो, सबसे पहले मैं अभी जो आपको बुक पढ़ा रहा हूँ वो एंशियंट और मेडिवल टाइम्स की, देखो आपके कल्चर और हेरिटेज में एंशियंट मेडिवल टाइम्स की बुक्स का जिक्र होता है। मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स हम फ्रीडम स्ट्रगल वाले लेक्चर में पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी कवर किया है। मेरे यूट्यूब चैनल में फ्रीडम स्ट्रगल की वीडियो पड़ी है, उसको मैराथन सेशन या एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले जो आपका पेपर में क्वेश्चन आया था ना, उससे आराम से निकल जाता है। बट मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ वहीं तक सीमित रहो। आप एक काम करो, जो पीछे कल्चर एंड हेरिटेज की मैंने इंडिया की वीडियोस डाली हुई है उनको भी देख लो। उसमें मैंने एंशियंट और मेडिवल टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट कल्चर और हेरिटेज इंडिया का रहा है, वहां से क्वेश्चन पिछले भी सालों में एग्जाम में आए हैं, ठीक है। अगर आप मुझे बोलोगे, आई विल ट्राई कि मैं आप कल्चर हेरिटेज भी एक सेशन कल परसों तक अरेंज कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि चीजें ओवरबर्डन है, ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स पेंडिंग है, तो उतना मैं एश्योरेंस से नहीं बोलता, बट आई विल ट्राई, अगर बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं मेडिवल टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे अकबरनामा, ठीक है, तो साइड पर डाल लेते हैं, ठीक है, जैसे अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा, अकबरनामा जो बुक है, मतलब अकबर की जिसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ है, वो किसने लिखी है, अबुल फजल ने। किसने लिखी है? अबुल फजल ने, ठीक है। भाई यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
उसके बाद एक है जो हमारी तुजुके बाबरी है, ठीक है, तुजुके बाबरी, ठीक है, तुजुके बाबरी। ये किसकी है? तुजुके बाबरी, ये बाबर की बुक है, ठीक है, किसकी बुक है? बाबर की। तो ये भी याद कर लेना, ठीक है। इसी तरह बाबर नामा भी है, ठीक है, ये आपको पता है। नेक्स्ट हमारा एक आर्यभट्टा की बुक्स हैं दो, जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक का नाम है आर्यभट्टिया, आर्यभट्टिया, ये तो पेपर में आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा, ये आर्यभट्टा की बुक है। एक सूर्य सिद्धांता, क्या नाम है? सूर्य सिद्धांता, सिद्धांता, ठीक है। ये दोनों बुक्स किसने लिखी है? आर्यभट्टा ने ये बुक लिखी है, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, यू कांट इग्नोर इट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अश्व घोष की एक बुक है, बुद्ध चरित्रम। अगर पूछे बुद्ध चरितम जो है ये बुक किसने लिखी है, तो बुद्ध चरितम बुक जो है वो किसने लिखी है? वो बुक लिखी है अश्व घोष ने। किसने लिखी है? अश्व घोष ने। ये भी आपको याद रखना है, बुद्ध चरित्र किसने बुक लिखी है? अश्व घोष ने लिखी है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। फिर एक अमर कोसा है। अमर कोसा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है तीसरा चौथा जिसमें अमर कोसा पूछा ना हो। ये अमर सिम्हा ने लिखी है। किसने लिखी है? अमर सिम्हा ने लिखी है, ठीक है। देखो टीचर से सीखने का यही तरीका है, जब वो बोल रहे हैं ऐसा कोई पेपर नहीं है दूसरा जिसमें क्वेश्चन है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज्यादा इंफोसाइज करना पड़ता है समय, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। फिर ना भान भट्ट की दो बुक्स हैं, एक है कदम्बरी, कदम्बरी, ठीक है, कदम्बरी बुक है, और एक हर्षा चरित्र है। हर्षा चरित्र, ये दोनों बुक किसने लिखे हैं? ये दोनों बुक्स किसने लिखे हैं? बान भट्ट ने लिखे। किसने लिखे हैं? बान भट्ट ने। ये भी आप याद करोगे, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नाट्य शास्त्र ये किसने लिखी है? भारतमुर। एक काम करना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना अभी, ठीक है। इसमें मैंने वीडियो के एंड में मैं डाल दूं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम में व्हाट्सएप का लिंक। तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा, इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और व्हाट्सएप में इसके स्क्रीनशॉट लेके मैं जो इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम ओरिएंटेड वो मैं शेयर भी कर दूंगा, वहां से भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपकी एक हर्षवर्धना की बुक है, ठीक है। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है, ये किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। रत्नावली, ये भी किसकी है? हर्षवर्धन ने लिखी है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है, रत्नावली, ठीक है, ये भी हर्षवर्धन ने लिखी है। और नागनंदा, नागनंदा, ये तीन अगर क्वेश्चन पूछेगा, ये तीन किसने लिखी है? हर्षवर्धन। एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेंगे, बस लिखो हर्षवर्धना ने ये बुक्स लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट कौन सी बुक्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। उसके बाद राजतरंगिणी कलहाना की, ये सब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक गीत गोविंद पूछता है, गीत गोविंद जो है वो जयदेव ने लिखी है। किसने लिखी है? गीत गोविंद, रिटन बाय जयदेव। एक बार मुझे लिखने तो फिर सब रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जयदेव ने लिखी है। फिर कालिदास की हम सारे देख चुके, कालिदास की यहाँ पे बहुत सारी लिखी हुई है, यहाँ पे जहां से मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें शकुंतला भी है, रघुवंशम भी है, मेघदूत भी है, मालविका अग्निमित्रीय, कुमार संभवा भी है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है, ठीक है। तो ये सारे कालिदास के हम ऑलरेडी देख चुके हैं जहां से क्वेश्चन आता है। फिर और इंपॉर्टेंट के अष्टदाई, ये इंपॉर्टेंट है यार, अष्टधाई। अष्टधाई जो है वो किसने लिखी है? ये लिखी है पन्ननी ने, ठीक है, पन्ननी ने। किसने लिखा है? पन्ननी ने। और इसी के साथ जुलती मिलती जुलती है महाभाष्य, महाभाष्य किसने लिखी है? पतंजलि ने। किसने लिखी है? पतंजलि। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा भी गया, ठीक है। फिर सूर सागर किसने लिखी है? सूर सागर लिखी है सूरदास ने। किसने लिखी है? सूरदास ने। किसने लिखी है? सूरदास ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और कोई दो तीन, रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने, ये तो सबको पता है। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने, ठीक है। महाभारत किसने लिखी है? महाभारत जो है वो आपकी लिखी गई है महर्षि वेद व्यास द्वारा, ये भी आपको पता है। एक कामा सूत्र भी कई बार पूछ लेता है, कामा सूत्र ये बुक किसने लिखी है? तो वात्स्यायना ने लिखी है। किसने लिखी है? वात्स्यायना ने, वात्स्यायना इनका नाम है, इन्होंने लिखी है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है पंचतंत्र, ठीक है, ये आप याद करो, यहाँ पे नहीं लिखा पंचतंत्र। पंचतंत्र बेसिकली किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा। एक दो मुझे और याद आ रही है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी लिखवा देता हूँ, क्या पता कब पूछ रहे एग्जाम में। तो वो पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा। एक दो और इंपॉर्टेंट है वो लिखी, फिर पूरी रिवाइज करें। देखो विशाख दत्त ने लिखी एक मुद्र राक्षसा, मुद्र राक्षसा। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना उनको पता होगा ये सारी इंपॉर्टेंट है, अगर इन्होंने पहले कहीं पे पढ़ा हुआ है तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता इनमें से। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों ही किसने लिखे हैं? ये दोनों बुक किसने लिखे हैं? विशाख दत्ता ने। किसने लिखे हैं? विशाख दत्ता ने, ठीक है, विशाख दत्ता ने, ये नाम आप याद रखोगे, ठीक है। एक नवरत्न और वीर सेन ने लिखे, ये भी आपने। एक बृहद, हाँ, ये बृहद संहिता, बृहद संहिता, एक ही लास्ट के कहूंगा, बृहद संहिता। और पंच सिद्धांतिका, ये दोनों किसने लिखे हैं? वराह मिहिरा ने, वराहमिहिर ने लिखी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिना रिवाइज किए तो इसको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं ना, बिना अगर रिवाइज किया हमें इसको पढ़ने का। देखो मेरी हेल्थ भी अब धीरे धीरे डाउन हो रही है एक दो दिन से, तो
ठीक ही रहे तो बेटर है, क्लासेस नहीं रुकेंगी। तो सबसे पहली जो बुक है डेट इज गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। अष्ट अध्यायी जो है पन्नी ने लिखी है। महाभाष्य पतंजलि ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूर सागर सूरदास, सूर सूर से याद कर लोगे। रामायण वाल्मीकि और महाभारत महर्षि वेदव्यास, या इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो गया, आप याद है। कामसूत्र वात्स्यायन, ये भी पूछा जाता है एग्जाम। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, दिस इज अ वेरी फेमस बुक, ठीक है। तो ये तो मतलब हर तीसरे एग्जाम में होता है। अकबरनामा अबुल फैजल तुजुके बाबरी जो है, बाबर आ गया। आर्यभट्टिया सूर्य सिद्धांत, ये आर्यभट्टा की बुक्स है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट, मैं किसको एक को मार्क करूं। बुद्ध चरितम जो है वो लिखे अश्व घोष ने। अमर कोशा अमर सिन्हा ने लिखे। कदम्बरी हर्षा चरित बाण भट्ट ने लिखे, ठीक है। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि ने लिखी है। उसके प्रियदर्शिका रत्नावली नागनंदा, ये हर्षवर्धन ने लिखा है। बृहद संहिता वरहानी ने लिखी है। मुद्र रक्षसा और देवी चंद्रगुप्ता, ये विशाख दत्त ने लिखे हैं, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स। इनको तो आपने बिना देखे एग्जाम में जाने की गलती नहीं करनी, यहाँ से तो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बाकी मैंने आपको यहाँ पर कालिदासा की लगाई थी। मेघदूत, मालविका, अग्निमित्र, ठीक है, कुमार संभवा, विक्रम, उर्वश्यम, ठीक है, अभिजुन शकुंतलम, रघुवंशा, ऋतु संहारा, ये सारी भी आपको याद रखनी है किसने लिखी है, कालिदास ने, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कितना इजी था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा आप आराम से कर देते। मैच द फॉलोइंग, इसमें तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 1930 में दांडी मार्च महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अपने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी पे गए थे वो, और उन्होंने जाके वहां पे सारला को ब्रेक किया था। ब्रेक करने से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। आजाद हिंद फौज भगत सिंह जी ने बनाई थी, तो इनके साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट क्या है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ओ सॉरी यार, आजाद हिंद फौज कहाँ पे, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाई है। आजाद हिंद फौज किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। जल्दबाजी। भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग करी थी ब्रिटिशर्स को जगाने की। और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। जब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा रहा था ना, तो 2 बार चिल्लाया था इस पे, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक। बाल लाल पाल, अगली बार तो यही पूछ लेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी अभी तुम्हारे पास कम टाइम है, तो आप एटलीस्ट मैराथन सेशन को अच्छे से कवर करो, ठीक है। जो जो बोर्ड है जीके टफ है, जम्मू कश्मीर पोर्शन टफ है ना, उनका भी मैं बताऊंगा आगे जाके कैसे जम्मू कश्मीर पोर्शन टफ है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ जो आपको नहीं पता होगा, बाकी तो सारे आपने पढ़े थे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन टफ आने से वो सीरीज टफ नहीं हो जाती है, अगर आपने बाकी उसके 15 16 17 क्वेश्चन आराम से किए हैं, ठीक है। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया। भाई इंडिया में सेंसस कौन कराता है, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि इंडिया में जो सेंसस करवाने का काम है वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का है। किसके, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, कौन सा ऑफिस है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया। और सर ये ऑफिस किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए के अंदर आता है, तो ये आपको याद रखना था, ठीक है। और आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब जो सेंसस होने जा रहा है इस अगले साल, वो 60th सेंसस है। और ये सबसे डिले चल रहा था, ठीक है। आपको पता है कोविड आ गया तो सबसे डिले में लेट होने वाला, क्यों, सेंसस डिकेडल प्रोसेस है, 10 साल में हो जाता है, बट ये सबसे लेट हो गया, ठीक है। अब ये सेंसस 2 फेज में होगा। एक फेज 2026 इसी साल अक्टूबर में हो जाएगा, 2026 में हो जाएगा। ये कहां पर होगा, जो स्नो बाउंड एरियाज है, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। बाकी जो है उनमें 2027 के टाइम पे मार्च में होगा, मार्च अप्रैल के टाइम में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। पहले तो ये आपको याद रखना। फिर जो भी सेंसस कंडक्ट होता है, वो सेंसस कंडक्ट होता है किसके तहत, एक तो सेक्शन जो है 3, सेक्शन 3 एंड सेक्शन जो है, एक सेक्शन है 17A, ये किसकी है, सेंसस एक्ट की। कौन सा सेंसस एक्ट कब आया था, सेंसस एक्ट ऑफ 1948। तो इसके तहत जो है ये होता है। देखो मैंने अभी डेमोग्राफी पे एक लेक्चर लाया था 1 महीना पहले, उस लेक्चर में मैंने तुम्हें सेंसस की पूरी रेलिवेंस समझाई थी, ठीक है। और कब कब क्या क्या सेंसस किसके एक्ट के थ्रू कब होता है, दिस दैट, और जो सेंसस अभी होने जा रहा है उसके फीचर। ये क्वेश्चन भी इसीलिए आया है क्योंकि आपको पता है कि अब जो इस साल जो सेंसस होगा उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। एक तो ऑनलाइन आपकी ऐप के थ्रू भी भरोगे, उसका नाम क्या, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, ठीक है, आने वाले दिनों में। तो आप इन चीजों को अच्छे से देख लेना। Which river rises in Khamarpart Hills in the Chota Nagpur Plateau and is called the river of sorrow? तो कौन सी ऐसी रिवर है जो खमार पाट हिल बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक पार्ट है, उसमें पहाड़ी है, ठीक है। कहाँ पड़ती है, झारखंड वाले एरिया में। तो झारखंड से कौन सी ऐसी रिवर निकलती है जिसको हम सौरव भी कहते हैं, ठीक है। महानदी, सोन रिवर, दामोदर, घाघर। तो आपको देखो, आपको पता है कोसी को सौरव ऑफ बिहार कहते हैं। अगर आपको नहीं पता ये खमारपीट हिल से निकलती है छोटा नागपुर, बट आपको ये तो पता है ना कि दामोदर को भी सौरव ऑफ बंगाल कहते हैं, तो आप तब भी इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर था दामोदर रिवर। देखो दामोदर रिवर वही रिवर है जो आगे जाके किस रिवर पे मिलती है, हुगली रिवर में। सर हुगली रिवर क्या है भाई, अगर अभी भी तुम्हें ना इनमें डाउट हो रहा है ना, तो फिर तो गड़बड़ है। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, एक बार मैं तुम्हें समझा, देखो कुछ नहीं है। देखो जो हमारी गंगा है ना, गंगा
गंगा जो गंगा रिवर है वो आगे जाके दो पार्ट में टूट जाती है। एक इसका पार्ट बन जाता है पद्मा, गंगा का एक पार्ट बन जाता है पद्मा और दूसरा पार्ट बन जाता है हुगली। ये दोनों क्या है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। आगे जाके गंगा इन दो में टूट जाती है, ये दोनों गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। अब जो हुगली है ना, इस हुगली रिवर में पानी डालने वाली रिवर है दामोदर रिवर, जिसको हम सॉरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। और ये कहाँ पर, खमरपाट हिल, छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब यही जो गंगा रिवर के आगे डिस्ट्रीब्यूट है पद्मा, ये जब जाती है ना बांग्लादेश में, कहा जाती है, बांग्लादेश में, तो ये वहां पर ब्रह्मपुत्र से मिलते हैं। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, जमुना। तो बांग्लादेश में जमुना और पद्मा आपस में मिलते हैं, तो जो रिवर बनती है उसका नाम है मेघना। और यही मेघना रिवर आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो बहुत से बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन रहती है, तो कंफ्यूजन के लिए आपको मैंने क्लियर कर दिया कि होता क्या है कि जो गंगा नदी है, देखो मैंने आपको रिवर्स ऑफ इंडिया का मैराथन सेशन पढ़ाया ना, उसको अगर अच्छे से कवर कर लो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है आपका, उसमें गंगा आगे जाके उसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती है। फर्स्ट वन इज पद्मा एंड सेकंड वन इज हुगली। जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली है उसमें दामोदर रिवर अपना पानी मिलाती है। और पद्मा रिवर जो है बांग्लादेश में जाकर, बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र है उसको क्या बोलते हैं, जमुना, उसमें मिल जाती है और बन जाती है मेघना, जो आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम इसको इजिली कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। भाई अगर तुमने ये क्वेश्चन गलत किया तो फिर तुम्हें पढ़ने का कोई फायदा। मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि जो आपकी नदन नदन वाली रिवर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वाली रिवर्स है, उनमें आपको लेफ्ट बैंक और राइट बैंक प्रिपेयर करना है। बट जो सदर्न है, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है उसकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक, ये मैं आपको क्लिप भी बता सकता हूँ जो मेरे मैथों से, उसमें मैं बोलता आप ये काम कर लो, एटलीस्ट उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी कृष्णा गोदावरी, वो तो याद कर लो, लेफ्ट राइट नहीं हो रही तो अगर आपने सिर्फ ट्रिब्यूटरीज भी याद किया होता तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते थे। तो इनमें से कौन सी जो है ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, ठीक है। अर्कावती, पेन गंगा, शिमशा, लक्ष्मण तीर्थ, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा भी नहीं है और पेन गंगा भी नहीं है। जो अर्कावती है, शिमशा है और लक्ष्मण तीर्थ है, ये तीनों ही किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये तीनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप जाने से पहले आपको कावेरी रिवर, मैं तो पढ़ा ही देता हूँ कावेरी रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। मैंने मैप तो यहाँ पे डाला नहीं, चलो ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। देखो, आपकी कावेरी रिवर इस तरह से फ्लो करती है और आगे जाके कहाँ पर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कावेरी रिवर है ऊपर से हेमावती, ठीक है, हेमावती पानी डालती है, शिमशा पानी डालती है, शिमशा, ठीक है, शिमशा पानी डालती है और अर्कावती इसमें पानी डालती है, ऐसे अर्कावती, ठीक है। ये तीनों ऊपर से पानी डालती है। कावेरी कहाँ से निकलती है, कावेरी के ओरिजिनेट कहाँ पर है, ब्रह्मगिरी हिल्स, ये भी देख लो। ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पर, कर्नाटका में, कर्नाटका, कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलते हैं। फिर इसको लेफ्ट साइड से कौन कौन सा पानी डालता है, सबसे पहले डालती है लक्ष्मण तीर्थ। कौन पानी डालता है इसमें, लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्थ इसमें पानी डालती है, ठीक है। उसके बाद काबिनी इसमें पानी डालती है, ठीक है, काबिनी, काबिनी इसमें पानी डालती है, ठीक है। एक स्वर्णवती है, सुवर्णवती, ये इसमें पानी डालती है, ठीक है। उसके बाद एक भवानी है, भवानी इसमें पानी डालती है, भवानी, ठीक है। एक नोवल है, नोवल रिवर इसमें पानी डालती है, नोवल, ठीक है, नोवल इसमें पानी डालती है। और आगे जाके अमरावती भी इसमें पानी डालती है, अमरावती, ठीक है, अमरावती। तो ये याद करो, ये तो इतना पढ़ लो ना एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने आपको बताया कि जो आपकी कावेरी रिवर है वो ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से निकलती है। ये रिवर ऐसे जा रही है तो ये उसका लेफ्ट बैंक, उसके लेफ्ट बैंक से हेमावती, शिमशा, अर्कावती पानी डालती है, ठीक है। राइट बैंक से लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, स्वर्णवती, ठीक है, भवानी, उसका नोवल और अमरावती, ये उसको राइट बैंक से पानी डालते हैं और आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। तो ये तो आपको पढ़ना ही है, अगर इतना नहीं पढ़ रहे हो तो फिर भूल जाओ, इस सिलेक्शन भूल जाओ, ठीक है। सच बोल रहा हूँ, मुझे ना वो थोड़ा ऐसे घिसी पिटी बातें करने का शौक नहीं है, मैं वही बताता हूँ जो एंड टू एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो भूल ही जाना अगर मतलब नहीं पढ़ोगे। देखो पेन गंगा, जो पेन गंगा, वर्धा, शरदा, ये सारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, गोदावरी, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं था, गोदावरी की, ठीक है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की टूर, इसके लिए आप सीधा जाके मैराथन सेशन देखो, मैराथन सेशन देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको जो मैराथन सेशन पढ़ाया था, मैंने आपको ये बोला था कि आपको रिवर्स के डैम्स अच्छे से देख के जाने, ठीक है। ऑल दो उस सेशन में नहीं मैं पढ़ा पाई हूँ, ये सेशन बहुत लेंदी हो, मैंने आपको बोलता डैम्स बिना देखे नहीं जाना, इंपॉर्टेंट डैम्स इंडिया के। इसमें देखो रिवर्स सिस्टम में क्या क्वेश्चन आता है, एक रिवर, रिवर की ओरिजिनेशन कहाँ से हो रही है, उसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग है वो, और उसके ऊपर अगर जो जो इंपॉर्टेंट डैम्स है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो दिक्कत है, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें क्या क्या था, देखो सबसे पहली बात जो है आपका मेतुल डैम कावेरी पे ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उकाई डैम तो हम बड़ी बार करते हैं, तापी रिवर पे उकाई डैम है, ठीक है। और बिलासपुर, जो हमारा बिलासपुर है ना, बिलासपुर बनास रिवर पे, बानस रिवर, जैसे पिलूर जो है भवानी में, ठीक है। तो ये इसका इस तरह से ऑप्शन डी बन जाता था, ठीक है।
ये याद कर लेना। अब सर ये तो कावेरी का नाम सुना है, तापी का नाम सुना है, कावेरी अभी पढ़ा, तापी भी हमें पता है, नर्मदा तापी वेस्ट फ्लोइंग है। भवानी रिवर कौन सी है? देखो भवानी रिवर जो है ना एक तरह की चंबल रिवर की ट्रिब्यूट है। किसकी ट्रिब्यूट है? चंबल रिवर। ये भी थोड़ा देख लो, ठीक है। और जो हमारी पिलूर रिवर है ना, सॉरी भवानी नहीं, चंबल की ट्रिब्यूट है यार। बनास रिवर जो है, बनास रिवर जो है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की। ये किसकी ट्रिब्यूट है? बनास रिवर चंबल की ट्रिब्यूट। और ये जो है ना आपकी जो पिलूर डैम है, किस पे है? भवानी पे। भवानी जो है ना ये कावेरी की, अभी हमने देखा ना कावेरी की, भवानी देखा था ना कावेरी में, ठीक है। तो उसकी जो है वो ट्रिब्यूटरी है सर। देखा है सर, ऐसे मत बोलो यार नहीं देखा फिर मेरी बेइज्जती करवा। ये देखो बावेन भवानी, देखो लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, नोयल और अमरावती, तो ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूट है। तो ऐसे मत बोलना कि देखा नहीं था यार, मेरी बेइज्जती मत करवाता, ठीक है। तो ये हमने, अब ये क्वेश्चन तो भाई किसको नहीं आता था। वेदर क्लाइमेट से कैसे अलग है? देखो वेदर आपको पता है किसी भी एरिया का जो शॉर्ट टर्म कंडीशन, थोड़ी देर आज दिन का वेदर कैसा है। क्लाइमेट होता है किसी जगह का लंबे समय से 20 सालों से जो, मतलब मान लो 30 सालों से जो एक सिस्टम चल रहा है, तो दैट इज क्लाइमेट। तो वेदर होता है शॉर्ट टर्म कंडीशंस, और क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब ईस्टर्न रेल डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कनेक्ट करता है किन दो प्लेस में? देखो अगर आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ा और आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न रेल जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स है उनके बारे में नहीं पढ़ा तो गड़बड़ है। यहां से आपको एक, देखो तुम बच्चों को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमेशा दिक्कत रहती है। यहां से तुम्हें ये पता चला कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जैसे क्वाड्रिलेटरल वाला, ठीक है, आपका जो है रोड्स का। फिर कौन कौन से रेलवे जोन्स हैं, फिर रेलवे जोन्स की कौन कौन सी रेलवे जोन की मेट्रो जोन किसमें है, कोलकाता मेट्रो जोन किसके अंदर आता है, दिल्ली मेट्रो जोन किसका, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इन चीजों को देख लेना। तो ईस्टर्न ये है क्या? देखो हमारे पास पहले, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ईस्टर्न रेल लाइन को फ्रीट कॉरिडोर किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था सेनेवाल पंजाब को, धनकुनी जो है, धनकुनी कहाँ पर है? बंगाल, इसका कनेक्ट करता है। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपने पढ़ा होता तो आप कर सकते हो, बट थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाते तो भी कर ले। देखो ध्यान से, यहां पर कंफ्यूजन आप इसके बीच में और इसके बीच में, पंजाब से यूपी से कनेक्ट करने वाला कभी भी हमारा ईस्टर्न रेलवे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर नहीं हो सकता। पंजाब और यूपी कितना पास है, तो ये थोड़ी होगा, एटलीस्ट तो वेस्ट बंगाल तक तो जाना ही चाहिए। अगर थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी, तो पोर्ट तक तो कनेक्ट होना चाहिए ना। तो इसीलिए सैन्यवाल पंजाब से बंगाल जो है ये इनमें से बेस्ट ऑप्शन बन सकता था। बट अगर आपको नहीं पता तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, सीधी बात है, मैं ज्यादा वो नहीं बोल रहा। बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं होता। ये देखो फ्रीट कॉरिडोर क्या होता है? देखो हाई स्पीड वाले हम रेलवे कॉरिडोर बनाते हैं, हाई स्पीड, ताकि हाई स्पीड वाले रेलवे कॉरिडोर्स बनाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मटेरियल है, हमारे जो गुड्स हैं, वो इजीली जो है वो ट्रांसफर हो जाए रेल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। एक हमारे पास ईस्टर्न जो कॉरिडोर है वो सैन्यवाल, ये जो सैन्यवाल जगह लिखी है ना, सैन्यवाल से मैंने आपको बताया कहाँ से जाता है, सैन्यवाल से धनकुनी तक, धनकुनी, ठीक है, धनकुनी तक जाता है। जो सैन्यवाल है वो कहाँ पर है? लुधियाना में, लुधियाना में। लुधियाना कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब से बेसिकली ये स्टार्ट होता है और आपका धनकुनी जो है वेस्ट बंगाल वहां तक जाता है, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट से पास होता है ये भी पूछ सकता है। पंजाब में जाता है, पंजाब से आगे हरियाणा, पंजाब में जाता है, हरियाणा में जाता है, यूपी में जाता है, बिहार में जाता है, बिहार और झारखंड के थ्रू, झारखंड के थ्रू ये कहाँ चल जाता है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये भी देख लेना कौन कौन प्लेस है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मुझे लगता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आई थिंक मुझे एक सेशन बनाना ही पड़ेगा पेपर से पहले। आई विल ट्राई के बन जाए। एक वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर है, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर 1500 किलोमीटर का है कम से कम, ठीक है। ये जो बेसिकली ये कहाँ से शुरू होता है? दादरी से। दादरी, दादरी कहाँ पर है? यूपी में, ठीक है। दादरी इज अ प्लेस इन यूपी। यहाँ से स्टार्ट होता है, वेस्ट में जा रहे हैं ना, तो मुंबई तक जाएगा। मुंबई के JLNP टनल, कौन JLNP जो ट्रस्ट है, ठीक है, मतलब क्या पोर्ट है, कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल, इतना लिख रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट जो है वहां तक जाता है, JNPT जिसे कहते हैं, पोर्ट ट्रस्ट वहां तक जाता है, ठीक है। ये कहाँ से क्रॉस होता है? ये यूपी से निकलता है, यूपी के बाद हरियाणा में जाता है, हरियाणा के बाद राजस्थान में जाता है, कहाँ जाता है? राजस्थान में, उसके बाद गुजरात में जाता है और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में जाता है, कहाँ जाता है? महाराष्ट्र में। तो ये अच्छे से देख लो, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले भैया फ्रीट कॉरिडोर हाई स्पीड जो रेलवे गुड्स है, एक सैनीवाल लेके जाते हैं, एक सैनीवाल लुधियाना पंजाब से धनकुनी वेस्ट बंगाल के बीच में वाला ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर है। पंजाब हरियाणा वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड में जाता है, ठीक है। यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल, और वेस्टर्न वाला जो है वो दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जाता है, यूपी हरियाणा राजस्थान गुजरात है, महाराष्ट्र। अब इनमें से आपको, तुम्हें एग्जाम में पता है कैसे कंफ्यूज कर, वो बोलेगा ऐसा कौन सा जो दोनों में से जाता है, ठीक है। तो हरियाणा में ये भी है, हरियाणा में ये भी है, यूपी में ये भी है, यूपी में ये, ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए यही चीजें कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ी थोड़ी, अब आपको तो कॉमन सेंस लगानी है ना, आपको एडिशनली क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसी के लिए तो ये सेशन लिया मैंने, अदरवाइज आप खुद भी तो पढ़ सकते हो। और बाकी अगर अभी तक
मेरा पढ़ाना थोड़ा बहुत पसंद आता है ना, तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। एटलीस्ट यू कैन शो अ सेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर मी कि मतलब सर आप पढ़ा रहे हो, हमें कुछ समझ भी आ रहा है, इस तरह से पता चलता है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर में क्या क्या जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और किन किन चीजों पे हमें फोकस। देखो जम्मू कश्मीर के कल्चर को तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मतलब देखो अब जैसे ये क्वेश्चन आया था, कश्मीरी रंगरेज और नामदा ट्रेडिशन के बारे में क्या है, ठीक है। अब देखो कश्मीरी रंगरेज उसी को पता होगा जिसने ये पढ़ी होगी, बट अदरवाइज ये नहीं पता होता, ठीक है। नमदा के बारे में तो सबको पता था, ठीक है। नमदा क्या होता है, एक आपका वुलन फ्लूड, जो फ्लोर कार्विंग होती है, कवरिंग होती है वुलन, मतलब जिसको आप क्या बोलते हो, नमदान जो बिछाने वाला होता है नीचे, नमदा बिछाते हैं ना हम, तो उसके लिए था, ठीक है। तो बेसिकली रंगरेज क्या था, रंगरेज यहाँ पे कंफ्यूजिंग था। देखो रंगरेज वर्ड कहाँ से, रंगरेज वर्ड जो है ना एक पर्शियन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, पर्शियन, पर्शियन वर्ड है रंगरेज वर्ड। इसका रंगरेज का मतलब होता है जो कलर छोड़े, ठीक है, वन। इसका एग्जैक्ट पर्शियन वर्ड का मीनिंग है वन हु पोर्स ऑन कलर्स, पोर्स ऑन कलर, मतलब जो कलर छोड़, तो कलर क्या चीज छोड़ती है, डाई। तो इसका मतलब रंगरेज एक तरह की ट्रेडिशनल डाई है, डायर है, ठीक है। मतलब जो डाई होती है कपड़ों में, तो वो डायर है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में बोल रहा है रंगरेज जो है बुद्धिस्ट मुराल पेंटिंग्स है, नहीं है, ठीक है। रंगरेज हेरिडिटी डाइंग कम्युनिटी पैटर्नाइज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो बिल्कुल पर्शियन मतलब मुगल पीरियड के टाइम पे आया होगा। नामदा जो है वो आपका फेल्टेड वुल फ्लोर कवरिंग है जो सूफी सिंबलिज्म के साथ, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रंगरेज से ही आपको पता चलना था कि वो डाइंग के साथ एसोसिएट है। यहाँ पे बोल रहे हैं रंगरेज मिनिएचर पेंटिंग है, ये भी नहीं था, और एक तरह का फॉक थिएटर, ये भी नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने जो भी कश्मीर में इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर क्राफ्ट की चीजें, वो आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। जो तो कश्मीरी होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा, बट जो जम्मू डिवीजन वाले हैं वो इनको अच्छे से कवर करके जाओगे। मैंने भी डाला है, बट एडिशनली भी कुछ आप देख लेना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपको इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ना ही है। मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि इकोनॉमिक सर्वे के थोड़े हाईलाइट्स देख लेना, देखो वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और इस पेपर से एक और चीज एनालाइज हुई, जो जो ऑफिशियल चीजें हैं ना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन से, जैसे इकोनॉमिक सर्वे से। जैसे मैंने आपको बोला नो योर डिस्ट्रिक्ट से, नो योर डिस्ट्रिक्ट से जैसे अभी कुपवाड़ा में से क्वेश्चन आएगा, अभी बताऊंगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कुपवाड़ा की ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कैसे करना है। तो 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग यूटी ऑफ जे के कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है नेशनल की जीडीपी, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है टोटल नेशनल पॉपुलेशन। तो 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो जम्मू कश्मीर है वो 0.8% कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की जीडीपी, और 0.98% हमारी पॉपुलेशन है टोटल नेशनल पॉपुलेशन, ठीक है। दिस इज क्लियर। और क्या इकोनॉमिक सर्वे की 2024-25 की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा तो अभी नहीं बता सकता, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तो मुझे लगता है तुम्हें देखनी ही चाहिए, ठीक है। तो तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं क्या बनेगा। देखो हमारा जो यूटी का, हमारे जो जम्मू कश्मीर यूटी है, इसका जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब जीएसडीपी जिसे कहते हैं, मतलब जैसे देश की जीडीपी होती है ना, वैसे एक यूटी है स्टेट की जीएसडीपी होती है, ठीक है। तो वो जो यूटी की, जम्मू कश्मीर यूटी की जो हमारी जीएसडीपी है, वो हर साल जो है उसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितना चल रहा है, वो कितना हो गया, 4.4% से बढ़ा है 2019-20 से, अगर हम कंपेयर करें 2000 किसको, 2024-25 को, ठीक है। ये मैंने क्या बोला, ये आपको फैक्ट्स याद रखने। वहां पे फैक्ट पूछा ना, 0.8% जो है हमारी जीडीपी है, और हमारी जो पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से, ठीक है। बट यहाँ पर ये पूछा कि जम्मू कश्मीर यूटी की जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब कंपाउंड एनुअली कितना ग्रो कर रहे हैं हम, ठीक है, 2019-20 से कंपेरेटिवली 2024-25 में, तो 4.47% के साथ, तो ये याद करना है, ठीक है। और इस इकोनॉमिक सर्वे में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा मतलब हर बंदे के पास जो इनकम है वो कितनी पहुंच गई है, तो अप्रोक्सीमेट माना जाता है कि 1,68,243 रुपीज, ठीक है। इतनी नॉमिनल हमारी 2025-26 के लिए ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा, और ये काफी स्टेट से ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर, जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो 61 पॉइंट, जिसमें सर्विसेज वगैरह आते हैं, 0.2% कंट्रीब्यूट करता है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो 20.45% कंट्रीब्यूट करता है, 20.45%। जो हमारा सेकेंडरी मतलब जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, 18.52%। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 2025 में इन्फ्लेशन की बात करें, तो इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो डिक्लाइन हुई है 2025 में, जो इकोनॉमिक सर्वे में बोल रहा है वो कितनी पहुंची है, 3.8%। कितना, 2025 में 3.8% जो है वो पहुंच गई है 2025 में, ठीक है। इससे पहले कितनी थी, फ्रॉम 4.5%, तो 4.5% से कितनी पहुंच गई, 3.8%। ये फैक्ट आपने याद रखना है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में थोड़ी कमी आई है, ये बोल रहा है, ठीक है। मुझे तो दिख नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिरा है, क्यों, 2019-20 में 6.7% था,
2019-20 में 6.7% था, ठीक है, और 2023-24 में कितना हो गया, 6.1%। 2023-24 का डेटा ये बोलता है। ये कुछ मैंने इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको बता दी, ये तो अच्छे से देख लेना, यहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो जम्मू कश्मीर यूटी है उसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 4.47% है, ठीक है, 2019-20 से 2024-25 के बीच में। जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा इनकम जो है अप्रोक्सीमेट 1,68,243 रुपए पहुंच गई है। और हमारे जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, टर्शियरी सेक्टर 61.02, प्राइमरी 20.45, सेकेंडरी 18.52। इन्फ्लेशन जो है वो 4.5 से 3.8% आ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6.7% से 6.1%। ये थोड़ा आपको डेटा याद रखेंगे, डेटा के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन आप इजीली कवर हो गए। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। अखनूर फोर्ट जो है वो जेलम के किनारे, भाई अखनूर फोर्ट जम्मू में है तो जेलम के किनारे कहां पे, चेनाब के किनारे है, तो ये तो सीधा गलत था, ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत थी। सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है कि फोर्ट जो है वो 1762 से 1802 के बीच में स्टार्ट हुआ गया था। राजा तेग सिंह ने इनकी शुरुआत की। देखो राजा तेग सिंह जी जो थे ना, इन्होंने बेसिकली इस फोर्ट की जो है कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट करी थी। और इन्हीं के जो सक्सेसर थे जिनका नाम था राजा आलम सिंह, ऐसा कुछ नाम था, राजा आलम सिंह, इनके टाइम में ये कंप्लीट हुआ था, आलम सिंह, ठीक है, इनके टाइम में ये कंप्लीट हुआ। तो ये भी थोड़ा फैक्ट आप देख लेना। नेक्स्ट, भाई ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था परमंडल मेला जो लगता है परमंडल में, ठीक है, परमंडल में, जिसको छोटा काशी भी कहते हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो है, वहां पे परमंडल मेला लगता है शिवरात्रि में। चिल्ला चिल्ला के बताया था कल्चर वाले लेक्चर पे जो जम्मू कश्मीर का था, शिवरात्रि पे लगता है। और शिव का और पार्वती का विवाह उसमें रिप्रेजेंट होता है, तो बेसिकली फेब मार्च के महीने में। तो मैंने आपको ये भी बताया। जीडी मेला अक्टूबर नवंबर में, चिल्ला चिल्ला के सभी बताते हैं, ठीक है। 4 नवंबर को इस बार भी स्टार्ट हुआ था। और बाबा जीतो के साथ एसोसिएट, बिल्कुल ये दोनों ही स्टेटमेंट जो करेक्ट है, ये तो गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत होने वाला, ये भी वैसे इतना नहीं बोल सकते, एक दो ऑप्शन देखो। अगर मान लो आपको करना होता क्वेश्चन किरमास, तबरिज, इस्फहान, ये आर्टिस्ट्री वर्क है, ठीक है। और ये किसकी सब टाइम, बसोली पेंटिंग तो अगर तो बसोली पेंटिंग होता है कोई डोगराज नाम होते ना यहाँ पे, ठीक है, ये कोई डोगराज नाम या पहाड़ी नाम होते, ये नहीं है, ये कश्मीरी नाम है। ये पर्शियन रग है, म्यूजिक फॉर्म है, तो मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है पर्शियन रग से आ रहा था, तो आप इसको लगा सकते थे, थोड़ा कॉमन सेंस है। बट डायरेक्टली तो आपको ये मे भी आपने पढ़ा हो कि नहीं करेगा। एक तरह का पर्शियन रग का मतलब एक तरह का थिक मटेरियल से नमदा टाइप का जो फ्लोरिंग होती है उसमें ही है, उसकी ये सारी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, सब टाइप्स आ जाए, कशन, किरमन, ठीक है, तबरिज, इस्फहान। तो इसके बारे में भी थोड़ा आप देख के जाओगे, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के बोलता जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड जम्मू कश्मीर में स्पीशीज है उनको अच्छे से पढ़ लेना। आप मेरा सेशन देख लें जो मैंने ज्योग्राफी का पढ़ा है, ठीक है, उसमें बोला था। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड आप सबको पता है, हैंगुल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और मार्खोर भी है, ठीक है। तो इसमें 1 और 4 आपका आंसर था, ये दोनों क्रिटिकली, स्नो लेपर्ड और हिमालयन तहर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं आते, ठीक है। स्नो लेपर्ड तो वल्नरेबल था, ठीक है, तो ये दोनों नहीं आते। बट आपने आपने जस्ट अच्छे से देख के जाना है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेट, मतलब जम्मू कश्मीर के है ही 7-8 है इंपॉर्टेंट, उनकी देख के जाओ सारे स्टेट, उनके साइंटिफिक नेम देख लो, ठीक है। कितनी बार तो बताया, कहीं से भी पढ़ लो या डिफरेंट बुक्स है उसमें लिखा हुआ है, मैंने भी बताया। तो उनके साइंटिफिक नेम और ये सब चीजें अच्छे से देख, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। And the second last question is the Kashmir Valley is surrounded by the Himal range of the Himalayas bounded और देखो कश्मीर के सदर्न में क्या आता है और जो है नदर्न में क्या आता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में क्या आता है। देखो कश्मीर जो है आपको पता है कश्मीर पीर पंजाल रेंज पे ही है, ठीक है, तो मतलब मिडिल हिमालयस में। तो उसके साउथ में तो पीर पंजाल रेंज आएगी, साउथ में तो इसके पीर पंजाल आएगी, कौन सी आएगी, पीर पंजाल। और ऊपर जो है क्योंकि मिडल में है तो ऊपर जो है ऊपर ग्रेट हिमालयस आएंगे, तो ऊपर तो ग्रेट आनी चाहिए। तो नीचे जो है सदर्न में पीर पंजाल और ऊपर ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। इसमें तो क्या दिक्कत थी, आप सबको पता है ना कश्मीर वैली मिडिल हिमालयस में है, उसके नीचे पीर पंजाल रेंज चलती है। भाई बनिहाल से क्रॉस होके जाते हो, या मान लो आप इधर से जोरी पुंछ वाली तरफ से, जोरी पुंछ से जाते हो, अगर मान लो मुगल रोड से क्रॉस होके, तो वहां से भी अगर पीर की गली क्रॉस करते हो तो वो पीर की गली पीर पंजाल रेंज ही है। तो उस रेंज को क्रॉस करके कश्मीर आता है, इधर से बनिहाल को क्रॉस करके जाते हो, पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करके कश्मीर आता, तो पीर पंजाल रेंज साउथ में पड़ी ना। और पीर पंजाल रेंज इज अ पार्ट ऑफ मिडल हिमालय, तो उसके ऊपर तो कौन से आते हैं, इनर हिमालय या ग्रेट हिमालय। तो भाई ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इनमें तो बहुत टाइम लगा लगा के तुम पढ़ा, अगर अभी भी तुम इन क्वेश्चंस में गलतियां कर रहे हो तो फिर क्या दिक्कत है। लद्दाख रेंज तो कहां पड़ गई, वो तो ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता। ग्रेट हिमालय सदर्न में कैसे आएगा, ग्रेट हिमालय ऊपर है, पीर पंजाल मिडिल हिमालय नीचे है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रेट हिमालय लद्दाख तो हो ही नहीं सकता, पीर पंजाल रेंज में आता है, ठीक है, दिस इज क्लियर। लास्ट क्वेश्चन टेढ़ा हो गया यहाँ पे। साधना पास जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर की, इस क्वेश्चन की मैं आपको रेलेवेंस बता रहा था। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा साधना पास कहाँ पे, देखो आप सारे पासेस जब पढ़ते हो तो क्या साधना पास पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो।
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कैसे कवर होते हैं जब आप उस डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ो। उस डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री ऑफिशियल वेबसाइट में पढ़नी है आपने, जैसे जम्मू.nic.in पे जम्मू की मिल जाएगी हिस्ट्री, उसकी टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है, तो टूरिस्ट प्लेसेस में ये आ जाता है साधना पास। तो ये कुपवाड़ा की, इसका आंसर कुपवाड़ा था। बट अगर आपके पास अब इतना टाइम नहीं है तो आप दो मैराथन सेशन मैंने डाले हुए यूट्यूब पे। एक था नो योर डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन, जिसमें सारी जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ाया हुआ है, और नो योर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर डिवीजन। ये दोनों वीडियोस तो मस्ट वॉच है आपके लिए, क्योंकि इस एग्जाम से आपको इसकी रेलेवेंस पता चल गई होगी, ठीक है। तो जैसे अगर अभी हमने जम्मू कश्मीर और प्लस इंडिया के जीके को डिस्कस करा अच्छे से, आई होप आपको चीजें भी समझ आई किन किन चीजों में आपको इम्फेसाइज करना है। अब इसके साथ अगर आपको सच में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई के रात को हम रीजनिंग और जो क्वांट के 50% टॉपिक कर लेंगे, और 50% क्वांट के टॉपिक और कंप्यूटर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और इवनिंग में हम जो है पूरा इंग्लिश करके इसको 2 दिन में इस पेपर को पूरा एग्जाम ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे, और वो भी देख लेंगे क्या क्या है। और जो आप रीजनिंग मैथ्स के लिए बोलते हैं उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे उसके क्वेश्चन एग्जाम में हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं या कुछ ऐसा है, और जितने भी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, और जितने भी बच्चे हैं जिनको इसी तरह के क्वेश्चंस अगर डिस्कस करना है एग्जाम के लिए, तो awakeningclasses.in गूगल पे जाओ, लिखो awakeningclasses.in, वहां पे सेक्शनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, बट तुम कोई 2 दे दो। सेक्शनल टेस्ट 10 पड़े हो, बट तुम कोई 5 दे दो, हर एक स्ट्रीम का एक एक दे दो, ठीक है, तो भी आपका काम बन जाए। तो जूनियर सेशन वाले बच्चे ये कर सकते हैं। दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू रियली लाइक इट डू सब्सक्राइब इट, ठीक है। थैंक यू सो मच।